स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। हमारे ये प्रैक्टिस सेट 5 है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उन सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे सारे वीडियो शेयर किए जाते हैं। आप वहाँ जाके देख सकते हैं या फिर चैनल पे भी जाके आप देख सकते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले गए हैं, वो भी बुक से हैं, कुछ बनाए गए हैं और कुछ क्वेश्चन फॉर्म में बुक में थे उससे ही डाले गए हैं। आगे जो भी अब क्वेश्चन डाले जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में आ रहे हैं, ये सारे ही क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, डेट के साथ मेंशन किया हुआ है। इससे पहले भी एक दो वीडियो ऑलरेडी डेट के साथ मेंशन किया हुआ डाला गया है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आप चाहें तो सारे देख सकते हैं। हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। इससे पहले एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कैल्शियम अवशोषण के अवरोध के निम्नलिखित कारक हैं। ये जो भी आज का टॉपिक है, कल का टॉपिक था विटामिन, आज का टॉपिक है खनिज लवण। तो खनिज लवण से ये है, कैल्शियम अवशोषण के अवरोध के निम्नलिखित कारक हैं ऑक्सैलिक अम्ल, प्रोटीन, कैफीन, फाइटिक अम्ल या फिर लैक्टोज। यहाँ पे कूट दिया हुआ है, कूट के अनुसार आंसर देना है। ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2019 का है, आप देख सकते हैं, डेट मेंशन किया हुआ है। तो क्या होगा कैल्शियम अवशोषण के अवरोध में? कैल्शियम के अवशोषण के अवरोध में कौन से कारक हैं, कौन सा कारक है जो कैल्शियम के अवशोषण में अवरोध पैदा करता है? तो वो है ऑक्सैलिक अम्ल, कैफीन एंड फाइटिक अम्ल। ऑप्शन ए सी डी ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही होगा। ऑक्सैलिक अम्ल, कैफीन एवं फाइटिक अम्ल ये कैल्शियम के अवशोषण में बाधक उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता है। तो पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने है और ये DSSP PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता है क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही होगा। पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता 1.2 से 5.0 mEg/1 होगा। पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में मिलता है। यह कोशिका में होने वाली अनेक क्रियाओं के साथ साथ शरीर में विद्युत अपघटन संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है पोटेशियम। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडाइड्स के 10 ग्राम से डैश यूजी आयोडीन मिलता है? 150, 140, 130 या फिर 120। ये DSSB PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आयोडाइड्स के 10 ग्राम से कितने यूजी आयोडीन मिलता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी 120 यूजी। आयोडाइड्स के 10 ग्राम से 120 यूजी आयोडीन मिलता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि हार्मोन थायरोक्सिन का एक मुख्य अंश है। एक वयस्क में 26 ग्राम वजन की थायराइड ग्रंथि होती है, 26 ग्राम वजन की। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 26 ग्राम वजन की थायराइड ग्रंथि होती है और उसमें आयोडीन की कुल मात्रा, जैसे 26 ग्राम वजन की अगर थायराइड ग्रंथि है वो होती भी है तो उसमें आयोडीन की कुल मात्रा 10 मिलीग्राम होती है, 10 मिलीग्राम होती है। इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से गलकंड या फिर घेंगा नामक रोग होता है और ये ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वसा युक्ति जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे कुछ धातु आयनों की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए जैव रसायन विश्लेषण में प्रयुक्त होती है, वो कौन सी है? तो फोटोइलेक्ट्रिक, फोटोमीटर, फ्लोरासेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या फोटोमीटर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये DSSB PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। वह युक्ति जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे कुछ धातु आयनों की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए जैव रसायन विश्लेषण में प्रयुक्त होती है, तो वो कौन सी है?
तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे कुछ धातु आयनों की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए जैव रसायन विश्लेषण में प्रयुक्त होती है, इनमें से ऐसा कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं होता है? तो विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं होता है, तो देख लेते हैं। रात्रि अंधता, आँख का आना, केराटोमेलेशिया या फिर कीटोसिस। यह DSSB PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विटामिन ए की कमी से इनमें से कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो वो है आंसर कीटोसिस। रात्रि अंधता को ही रतौंधी बोलते हैं, जिसमें अंधेरे में या फिर रात में नहीं दिखता है। केराटोमेलेशिया भी विटामिन ए की कमी से होता है और ये लास्ट स्टेज होता है केराटोमेलेशिया। और ये आँख आना, ये भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। विटामिन ए की कमी से कोटोसिस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ये तो आप सभी ने रट्टा मार लिया होगा। DSSB PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। संतरा, पत्ता गोभी, आंवला एवं स्प्राउट। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। आंवला एवं अमरूद विटामिन सी प्राप्ति का उत्कृष्ट साधन होता है। नींबू, संतरा, अनानास, आम, पपीता, टमाटर, चौलाई, बंदा गोभी, धनिया पत्ता, सहजन की पत्तियां, पालक, मूली का पत्ता आदि भोज्य पदार्थों में इसकी प्रचुरता हो रहती है। एवं अंकुरित अनाज एवं दालों में भी इसकी मात्रा बढ़ जाती है। अंकुरित अनाज को अगर हम अनाज को अंकुरित करके खाते हैं तो उसमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जस्ता के लिए आवश्यक है कोशिका विभाजन, वृद्धि, प्रतिरक्षा प्रणाली या फिर उपयुक्त छवि। ये भी DSSB PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जस्ता डैश के लिए आवश्यक है कोशिका विभाजन, वृद्धि, प्रतिरक्षा प्रणाली या फिर उपयुक्त छवि। तो जस्ता वृद्धि के लिए आवश्यक है। वृद्धि के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए जिंक यानी कि जस्ता एक अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। यह शरीर की हर एक कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। यह एक एंजाइम कोफैक्टर के रूप में रहता है। यह शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। साथ ही प्रजनन अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है। तो सूक्ष्म तत्वों का क्या उदाहरण है? तांबा, जल, रक्त एवं लार। ये भी DSSB PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है तो वो है ऑप्शन ए तांबा या फिर कॉपर, इसको इंग्लिश में कॉपर भी बोलते हैं। सूक्ष्म तत्वों का ये एक उदाहरण है। हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए अति अल्प मात्रा में तांबा एक अति महत्वपूर्ण व आवश्यक खनिज लवण है। सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि हमारे शरीर में खनिज 4% होता है। यह रक्त में प्रोटीन के साथ मिलकर होमोक्यूप्रिन एवं सेरुलोप्लाज्म के रूप में उपस्थित रहता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में 100 से 150 मिलीग्राम तांबा रहता है। 100 से 150 मिलीग्राम तांबा रहता है। वृक्क, यकृत, हृदय और मस्तिष्क में इसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश अक्षांशों पर लंबे समय तक रहन से गहन डैश हो सकता है। रहन सहन से डैश हो सकता है। अधिकांश अक्षांशों पर लंबे समय तक रहन सहन से डैश हो सकता है। क्या हो सकता है? पोटेशियम एवं जल पुनः प्राप्ति, लवण और जल पुनः प्राप्ति, लौह एवं जल पुनः प्राप्ति, आयोडीन और जल की पुनः प्राप्ति। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ये भी DSSB PGT 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी।
अधिकांश अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन लवण और जल पुनः प्राप्ति हो सकता है। इसलिए अत्यधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक रहने से गंभीर नमक एवं पानी प्रतिधारण हो सकता है, क्योंकि उच्च परिसंचारी कैटेकोलामाइन के कारण गुर्दे के रक्त प्रवाह में कमी हो सकती है। एल्डोस्टेरोन का उच्च स्तर भी सोडियम में योगदान कर सकता है और जिससे पानी प्रतिधारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम हेतु महत्वपूर्ण है, तो क्या है? ये भी DSSB PGT 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। मैग्नीशियम डैश हेतु महत्वपूर्ण है? हड्डी बनने, अंग सुरक्षा, जल पुनः प्राप्ति, बवेल गति, इनमें से कौन होगा? तो मैग्नीशियम हड्डी बनने हेतु महत्वपूर्ण है, ऑप्शन ए सही होगा। मैग्नीशियम हड्डी बनने हेतु महत्वपूर्ण है। कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम व पोटेशियम की भांति मैग्नीशियम भी शरीर की वृद्धि एवं कोशों के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। मैग्नीशियम हड्डियों में कार्बोनेट एवं फास्फेट के रूप में कार्य करता है, उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्टियोपोरोसिस होने वाली आयु संबंधी परिवर्तन हो सकता है, जो डैश के कारण होता है। पहले तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस किसे होता है और किस विटामिन की कमी से होता है। अब आगे का आंसर मैं देती हूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस होनी आयु संबंधी परिवर्तन हो सकता है, डैश के कारण होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस आयु संबंधी परिवर्तन हो सकता है, किसके कारण हो सकता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, घटा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन के कारण ऑस्टियोपोरोसिस आयु संबंधी परिवर्तन हो सकता है, जो घटा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन के कारण। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से, सॉरी मैंने ही आंसर दे दिया, एक्चुअली वृद्धावस्था में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इस रोग में अस्थियों में से अधिक मात्रा में कैल्शियम निकलने लगता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं। टूटी हुई हड्डियां आसानी से जुट नहीं पाती, कुबड़ निकल जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल है? कैल्शियम, सोडियम, जस्ता एवं मैग्नीशियम। यहाँ तो ऑप्शन बड़े ही डिफरेंट दिए हुए हैं, आप ऑलरेडी विटामिन सी रटे होंगे। अब यहाँ बताइए क्या होगा? ये DSSB PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जख्म भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल है? क्या होगा? आप तो विटामिन सी रटे हैं, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जस्ता होगा, ऑप्शन सी सही होगा। भोजन में पर्याप्त मात्रा में जस्ता मतलब जिंक उपस्थित हो तो घाव शीघ्रता से भरते हैं। जस्ते के कारण ऊतक के कोलेजन संश्लेषण की क्षमता बढ़ जाती है, फलतः घाव जल्दी भरता है। जस्ता कार्बनिक एनहाइड्रोजन का मुख्य तत्व होता है। जस्ता एनहाइड्रोजन का मुख्य जस्ता कार्बनिक एनहाइड्रोजन का मुख्य तत्व होता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने वाला पान खाने से डैश का ग्रहण अधिक होता है? तो ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी है फास्फोरस, सी है लौह एंड डी है ऊपर में से कोई नहीं, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं DSSB PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चूने वाला पान खाने से डैश ग्रहण अधिक होता है। जैसे कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे पहले भी हमने बहुत बार ये क्वेश्चन कर रखा है। तो चूने वाला पान खाने से कैल्शियम मिलता है, चूने में कैल्शियम की मात्रा होती है। चूने वाला पान खाने से कैल्शियम का ग्रहण अधिक होता है। शरीर में अन्य खनिज लवणों की अपेक्षा कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये भी याद रखिएगा, 4% खनिज होता है, लेकिन उसमें से 2% कैल्शियम होता है। हमारे शरीर के कुल भाग 4% खनिज लवणों का होता है, जिसमें से लगभग आधा वजन यानी कि 2% कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, बेरीवी, ऑस्टियोपोरोसिस एवं ग्वाइटर। तो इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन बता रखा है, अभी ये क्वेश्चन आया था आयोडीन से रिलेटेड।
तो ये कोई इसका आंसर करना आपके लिए इजी हो गया होगा। ये MPPHD एंट्रेंस एग्ज़ाम 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है ग्वाइटर रोग। ग्वाइटर रोग बोले या फिर घेंगा रोग बोले, दोनों सेम ही है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नामक रोग होता है। आयोडीन की कमी से गर्भवती स्त्रियों को घेंगा रोग हो जाता है, क्योंकि गर्भकाल में आयोडीन की मांग बढ़ जाती है। यह रोग गर्भावस्था में अधिक होता है। दैनिक कार्यकलापों को संपन्न करने के लिए थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावन हेतु अत्यधिक कार्य करना पड़ता है। फलतः थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं और ग्रंथि बढ़कर एक गांठ का रूप ग्रहण कर लेती है। इसी गांठ को घेंगा या फिर ग्वाइटर या फिर गलकंड कहते हैं। आयोडीन युक्त आहार से यह रोग दूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य है। ये भी MPPHD इंट्रेंस एग्ज़ाम 2015 का क्वेश्चन है। मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का, DNA और RNA का संश्लेषण, दृष्टि, हड्डी स्वास्थ्य। तो मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? अभी हमने इससे पहले 2-3 कार्य देखे, लेकिन अभी यहाँ पे मुख्य कार्य पूछ रहा है। तो मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य है DNA और RNA का संश्लेषण। ऑप्शन बी सही होगा। मानव शरीर में जिंक यानी कि जस्ता का मुख्य कार्य DNA और RNA का संश्लेषण है। DNA और RNA का संश्लेषण है। संश्लेषण करना जिंक हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए एक अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। यह शरीर की सभी कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। यह कई एंजाइम में कोफैक्टर के रूप में रहता है। यह शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करता है, साथ ही प्रजनन अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए भी जरूरी है। जिंक कार्बोनिक एंड्रोहाइड्रेट का मुख्य तत्व है। यह आंखों के आइरिस, रेटिना एवं लेंस में पाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का वजन अगर 70 kg है, एक स्वस्थ व्यक्ति का अगर वजन 70 kg है तो शरीर में लगभग 140 से 230 kg जिंक होगा। एक व्यक्ति के शरीर में अगर 70 kg एक व्यक्ति का अगर वेट 70 kg है तो उसके शरीर में लगभग 140 से 230, यहाँ पे kg नहीं होगा, ग्राम जिंक उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ICMR 2010 के अनुसार एक वयस्क आदमी के लिए जस्ता जिंक की RDA प्रस्तावित आहार ये है। RDA 2020 के अनुसार जो भी क्वेश्चन थे इम्पॉर्टेंट थे, मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर किया है और चैनल पे भी और अभी भी अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और मेरे वीडियो के अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक एक दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आपको मेरे सारे ही वीडियो के PDF मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि ICMR 2010 के अनुसार एक वयस्क आदमी के लिए जिंक यानी जस्ते की RDA प्रस्तावित है क्या है? 12 मिलीग्राम प्रतिदिन, 14 मिलीग्राम प्रतिदिन, 16 मिलीग्राम प्रतिदिन या फिर 20 मिलीग्राम प्रतिदिन। ये TGT राजस्थान का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा RDA 2010 के अनुसार ऑप्शन ए सही है, 12 मिलीग्राम प्रतिदिन। हमारे शरीर में 1.5 से 2.5 ग्राम जिंक पाया जाता है। यह खनिज लवण सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन 90% मांसपेशियों और हड्डियों में विद्यमान रहता है। RDA 2010 के अनुसार एक वयस्क आदमी के लिए जस्ता या फिर जिंक RDA 12 मिलीग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। अब 2020 का एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आयोडीन खाने से डैश बचाव मिलता है। तो आयोडीन खाने से हम किससे बच पाते हैं? अभी ये क्वेश्चन कराया जा चुका है, ये भी TGT राजस्थान का पूछा गया क्वेश्चन है। तो आयोडीन खाने से गलकंड या फिर घेंगा नामक रोग से बचाव होता है।
आयोडीन खाने से गलकंड या फिर घेंगा नामक रोग से बचाव होता है। जब भोजन द्वारा आयोडीन की पूर्ति नहीं होती तो दैनिक क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावन हेतु अधिक कार्य करना पड़ता है। फलतः थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं और ग्रंथि बढ़कर एक गांठ का रूप ग्रहण कर लेती हैं इसी गांठ को गलकंड या फिर घेंगा कहते हैं। और ये गांठ यहाँ गर्दन पे होती है। ये मान लीजिए फेस है आदमी का, और खासकर लेडीज लोग का होता है, यही यहाँ पे गांठ का रूप पकड़ लेती है। इसी को गलकंड या फिर घेंगा रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य हैं। ये यूजीसी नेट थर्ड पेपर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य हैं, यहाँ कूट में आंसर देना है। तो क्या है? हड्डी की संरचना, इसमें उत्तेजना, रक्त जमना, झिल्ली मेम्ब्रेन की पारगम्यता या फिर द्रव्य संक्रमण, ऑस्मोटिक संतुलन बनाना। तो कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो इसके ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी सही होगा। इसको छोड़ के बाकी ये सारे हैं। हड्डी की संरचना, न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना, रक्त जमाना, झिल्ली मेम्ब्रेन की पारगम्यता, ये सारे ही होंगे। इसका आंसर ये सारे ही होंगे। इसमें 5 नंबर भी होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा। कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य हैं हड्डी की संरचना, न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना, रक्त का जमना, झिल्ली मेम्ब्रेन की प्रमेयता, द्रव्य संक्रमण और मैट्रिक संतुलन बनाना, ये सारे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक में डैश प्रबलीकरण प्रयोग होता है। प्रबलीकरण को फोर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। तो आयोडीन युक्त नमक में डैश प्रबलीकरण प्रयोग होता है। सोडियम आयोड्राइड, पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड। ये यूजीसी नेट पेपर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आयोडीन युक्त, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आयोडीन युक्त नमक में पोटेशियम आयोडेट प्रबलीकरण प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी यूजीसी नेट सेकंड पेपर का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया है। आयोडीन के अत्यधिक अंतर्ग्रहण या फिर सेवन नुकसान कर सकता है। अत्यधिक आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध करता है। तो यहाँ कूट में आंसर दिया गया है। तो आपको क्या बताना है? तो क्या, हाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आयोडीन का अत्यधिक अंतर्ग्रहण या फिर सेवन नुकसानदायक हो सकता है। किसी भी चीज़ की अगर हम अत्यधिकता करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ हमें साइड इफ़ेक्ट जरूर देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट है कि अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध पैदा करता है। तो यहाँ पे ए तथा आर दोनों सही है और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में लोहे के अवशोषण में बाधा डालने वाले कारक हैं। तो शरीर में लोहे के, अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन देखा था कि कैल्शियम के अवशोषण में बाधा डालने वाले तो कौन कौन थे? ऑक्सैलिक अम्ल, कैफीन एवं फाइटिक अम्ल थे जो कि कैल्शियम के अवशोषण में अवरोध पैदा कर रहे थे। अब यहाँ हम लोहे के अवशोषण में बाधा डालने वाले कारक के बारे में देखेंगे। यहाँ पे भी आपको कूट में आंसर देना है। तो क्या होगा? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला, चौथा एवं पांचवा। इसमें होगा अमाशय की अम्ल त्वचा में कमी। एंड नेक्स्ट होगा फाइटिक एसिड। एंड लास्ट होगा टेनिसिन। ये शरीर में लोहे के अवशोषण में बाधा के कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट है कि आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित हैं, तो कौन सा है? ये भी यूजीसी नेट 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित हैं, यहाँ पे भी आपको कूट में आंसर देना है। तो कौन कौन सी बीमारी आयोडीन की कमी से होती है? मानसिक दुर्बलता, क्रेटिनिज्म, टेटेनी, हाइपोथायराइज्म एवं डरमेटालाइटिस। तो कौन कौन सी होती है? तो इसका ऑप्शन होगा बी सही होगा। पहला, दूसरा एवं पांचवा मानसिक, हाँ यही होगा, मानसिक दुर्बलता, क्रेटिनिज्म एवं डर्मेटाइटिस, ये आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICMR 2010 द्वारा एक 15 वर्षीय लड़की के लिए दी गई लौह की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है। तो ऑप्शन A, B, C, D आप देख रहे हैं और ये यूजीसी नेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, 27 मिलीग्राम पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग के बाद भूरे धब्बे को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अभिकर्मक इस्तेमाल किए जाते हैं? यहाँ पे कूट में आंसर देना है। नींबू का रस, एसिटिक अम्ल, ओलिक अम्ल या फिर ऑक्सलिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 1 और 4 नींबू का रस, नींबू एवं अम्ल एवं ऑक्सलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये यूजीसी नेट 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नमक सामान्यतः डैश के साथ दृढ़ किया जाता है? विटामिन ए, लौह, विटामिन बी एंड फॉलिक अम्ल। यहाँ पे भी आपको कूट में आंसर देना है और ये पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, 2 और 4 लौह एवं फॉलिक अम्ल। नमक सामान्यतः लौह एवं फॉलिक अम्ल के साथ दृढ़ किया जाता है। लौह शरीर के आवश्यक खनिज लवणों में से एक है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर के लिए पर्याप्त होती है। सामान्य रूप से हमारे शरीर में केवल 2 से 5 ग्राम ही लोहा विद्यमान रहता है। 2 से 5 ग्राम ही लोहा विद्यमान रहता है। इस प्रकार हमारे शरीर में केवल 2 ग्राम तक लोहा विद्यमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट है एंड लास्ट है, हीमोग्लोबिन बनने के लिए डैश की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की, प्रोटीन की, वसा की एवं लोहा की। ये टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन बनने के लिए डैश की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, लोहा। लोहा हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए अत्यंत ही आवश्यक खनिज लवण है। हीमोग्लोबिन में हीम, लौह तथा ग्लोबिन प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन में हीम लौह होता है एवं प्रोटीन कौन सा होता है? तो ग्लोबिन प्रोटीन होता है और ये दोनों मिलके हीमोग्लोबिन बनते हैं। ग्लोबिन प्रोटीन होता है। लोहे के अभाव में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन बनने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो लोहे की, क्योंकि इसके अभाव में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो सकता है। फलतः व्यक्ति रक्त अल्पता रोग से पीड़ित हो जाता है और इंसान जिसके शरीर में लोहे की कमी हो जाएगी वो रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया से पीड़ित हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने पहला ही देखा था कि कैल्शियम के अवशोषण में बाधक निम्नलिखित में से कौन कौन से होंगे? तो वो होंगे ऑक्सैलिक अम्ल, फाइटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, तो वो होंगे हमारे ऑक्सैलिक अम्ल, कैफीन एवं फाइटिक अम्ल। कहाँ गया फाइटिक अम्ल? हाँ, A, C, D। ऑप्शन सी सही होगा। यूजीसी नेट 2019 का था क्वेश्चन।
आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।